हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चुंबक द्वारा मनोरंजन। यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी है और कक्षा 6 की एनसीईआरटी में हम लोग लगभग लगभग पूरे चैप्टरों को आज ख़त्म कर देंगे। लगभग पूरे चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्या करिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। जो भी आपका ग्रुप होगा, स्टडी ग्रुप होगा, उसमें भेज दीजिएगा। तो आप लोगों का इतना काम मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोग यदि इतना काम करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकूँगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक द्वारा मनोरंजन। चुंबक क्या होता है? चुंबक जो होता है, जो लौह धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कौन सी धातुओं को? लौह धातु। लौह धातु होती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है, इसको हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं, याद रखना है, मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और अब देखते हैं यहाँ पे चुंबक के प्रकार। टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ चुंबक। टाइप टाइप ऑफ चुंबक जो होते हैं, तो ये होता है छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। तो यहाँ पर देखेंगे हॉर्स शूज मैग्नेट, मतलब देखिए जो बोलते हैं घोड़े के नाल जैसे, घोड़े के नाल जैसा होता है, घोड़े के नाल जैसा चुंबक। तो ये होता है साउथ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल। अब इसमें देखेंगे हम लोग यू शेप्ड मैग्नेट, मतलब देखिए ये इतने आकार में होता है। यू, फिर बार है, फिर उसके बाद सिलेंडर है, फिर नीडल है, फिर ओवल है, रॉड है, फिर रिंग है और सर्कल है। मतलब इतने प्रकार के जो भी मैग्नेट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। देखिए चुंबकीय पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, चुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। मुझे आशा है कि पूरी तरीके से आवाज़ आप लोगों को तक जा रही होगी। और यदि आवाज़ में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ सही जा रही है या नहीं जा रही है। और नहीं भी जा रही होगी तो मेरे ख्याल से कि अच्छी जा रही होगी। छोड़िए ये सब मजाक की बातें, जा तो रही है, मैं चेक कर चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चुंबकीय पदार्थों को लेकर चलेंगे। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो जो तुरंत चिपक जाए, मतलब लोहे को तुरंत चिपका ले, उसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये जैसे में होता है लोहा, निकल और निकिल और कोबाल्ट। अचुंबकीय क्या होता है? जो कभी भी किसी भी तरफ नहीं जाएगा, मतलब ये होता है अनुचुंबकीय, मतलब जो किसी भी तरफ नहीं जाएगा, ये चुंबक का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अनुचुंबकीय जो होता है थोड़ा सा आकर्षण होता है और इसमें आता है ऑक्सीजन और एल्युमिनियम प्लेटिनम। एक होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो होता है इसमें क्या होता है? विपरीत दिशा में आकर्षण होता है, मतलब वो दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब इधर उधर भेजने की कोशिश करेगा। एक इधर जाएगा तो दूसरा का वाला इधर जाएगा। जैसे में क्या होता है कि जब एक ही किस्म की दो चीज़ें मिलाई जाती हैं तो वो अपने मतलब मेल में नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो ये तो चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस वाले यस की जगह पे यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, मतलब नॉर्थ नॉर्थ रहेगा। तो यह दोनों दूर दूर भागेंगे। याद रखना है, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो दूर दूर भागेंगे और नॉर्थ साउथ रहेगा तो नज़दीक आ जाएंगे। अब देखते हैं चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, याद रखना है ये सब चीज़ें। चुंबक से ज़्यादा चीज़ पूछता नहीं है। चुंबक से दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। किस चीज़ का पता लगाया जा सकता है? किस चीज़ का? तो चुंबक से दिशा का पता लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। सामान्यतः चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं?
दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यही 2 ध्रुव होते हैं, याद रखना है, यही 2 ध्रुव होते हैं। दिक् सूचक यानी इसको हम लोग दिशा सूचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा सूचक, या इसको हम लोग कंपास भी बोलते हैं, कंपास भी बोलते हैं, याद रखना है। यह क्या होता है कि यह किसके लिए, जो जंगल में यात्रा करते हैं लोग, जंगल में यात्रा करने वाले लोग होते हैं, जंगली यात्री जो होते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद यंत्र है। और यह जो समुद्र में भी यात्रा करते हैं, समुद्री यात्रा, समुद्री जो यात्रा करते हैं लोग, समुद्री यात्रा में जो भी लोग यात्रा करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह क्या करता है कि दिशा को बताता रहता है। यह जो होता है उत्तरी और दक्षिणी दिशा को ही बताता है, या पूरब और पश्चिम को नहीं बताएगा। अगर उत्तरी दक्षिण को बता दे तो पूरब और पश्चिम को पता किया जा सकता है, आप लोगों को पता ही होगा। चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। आकर्षण का मतलब होता है, आकर्षण का मतलब होता है, आकर्षण का मतलब होता है कि अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना, क्या होता है? खींचना। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है धकेलना, क्या होता है? धकेलना, धकेलना, प्रतिकर्षित करना, भगा देना। देखेंगे कि जब साउथ साउथ पोल रहेगा तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, यानी प्रतिकर्षण का मतलब यह धकेल देगा। जिससे क्या होगा कि यह साउथ साउथ अपने में चिपकेगा नहीं, या इस तरह से चिपक नहीं सकता है, याद रखना है। यह क्या होगा कि इधर भागेगा, दोनों ओर भाग जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे मैंने चित्र बनाया है, यहाँ पे देखेंगे। जब देखिए यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा कि इस साउथ और नॉर्थ पोल में असमान ध्रुव है, असमान ध्रुव होने पर क्या होगा? चिपक जाएगा, याद रखना है, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकर्षण बोलते हैं। यह तो चुंबक में ऐसे ही होता है, जब तक विपरीत विपरीत ध्रुव नहीं रहेंगे, विपरीत ध्रुव नहीं रहेगा, विपरीत ध्रुव नहीं रहेगा, असमान ध्रुव नहीं रहेगा, तो यह चिपकेगा नहीं, मतलब आकर्षण नहीं होगा। याद रखना है, किसी भी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे वह आकार किसी भी आकार का हो, मतलब वो यू आकार का हो, बेलना आकार का हो, वह इस तरह से कोना वाला हो, या इस तरह से कोई गोला हो, याद रखिएगा, कोई गोला हो, कुछ भी, कोई भी आकार का हो, उसमें 2 ध्रुव होते हैं। आप लोग देखे होंगे इस तरह से भी चुंबक पाया जाता है, कभी कभी खेल वेल में मिलता है। डीजे का जो चुंबक होता है इस तरह से गोल गोल होता है, पूरी तरीके से रिंग टाइप होता है। चुंबक कैसे खराब होता है? तो चुंबक गिराने से खराब होता है, याद रखना है। चुंबक कैसे खराब होता है? तो चुंबक को हम लोग जब गिराते हैं, पीटते हैं और जलाते हैं, तो इन्हीं तीनों कारणों से यह खराब होता है। देखिए, चुंबक को कभी गिराना नहीं चाहिए, कभी गिराना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए और उसको जलाना नहीं चाहिए। यह तीनों नहीं करने से चुंबक बचा रहेगा। अब देखते हैं कि छड़ चुंबक, छड़ चुंबक के बारे में हम लोग देखेंगे। छड़ चुंबक असमान ध्रुव पास पास रखना चाहिए। छड़ चुंबक मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, उसका ऊपर चित्र था छड़ चुंबक का, यहाँ पर देखेंगे असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। बार ये वाला है जो छड़ चुंबक है, इसी को हम लोग बोलेंगे छड़ चुंबक, बार वाला, बार मैग्नेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो दिया है यहाँ पे, यहाँ पे छड़ चुंबक के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। जैसे हम लोग एक छड़ चुंबक लिए, तो यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ हो गया, तो अगला अगर कोई छड़ चुंबक लेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे कि यहाँ पे साउथ रखें, यहाँ पे नॉर्थ रखें, तो यह गलत स्थिति मानी जाएगी। जबकि इसको रखने का नियम ये है कि नॉर्थ यहाँ पे है, अगर साउथ यहाँ पे है, तो अगला जो छड़ चुंबक लेंगे उसका भी यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा, तो यह विपरीत में आकर चिपक जाएगा, जिससे इसकी शक्ति खराब नहीं होगी। आगे देखेंगे कि नाल चुंबक, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए ध्रुव के पास लोहे लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। नाल चुंबक मैंने आप लोगों को बताया, नाल चुंबक देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। हार्स जो चुंबक होता है इसी को हम लोग नाल चुंबक बोलते हैं। तो ये इसके ध्रुव के पास क्या होना चाहिए? लोहे के टुकड़े होने चाहिए। जैसे ये होता है इस तरह से है, इस तरह से है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके आसपास 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 लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, तो ये खराब नहीं होगा। क्या होगा? खराब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, और ये भी खराब नहीं होगा, दोनों खराब नहीं होंगे।
मैग्नेटाइट का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है Fe3 ऐसे, Fe3O4, Fe3O4 होता है, याद रखना है। Fe3O4 होता है, Fe3O4, Fe3O4 होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो भी सवाल आएंगे उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा फिर से, कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप लोग नए होंगे तो। यदि आप लोग पुराने भी होंगे तो आप एक काम कीजिएगा कि अपने नए दोस्तों को भेजिएगा। मैं देखिए अभी शुरुआत किया हूँ, अभी मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा मैंने अपने लाइफ में कभी लाइव या इस तरह से यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर 6-7 महीने के अंदर अगर 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मैं कोई बैच नहीं लाऊंगा, कभी भी अपना एप्लीकेशन नहीं बनवाऊंगा। क्योंकि देखिए फ्री के नाम पे हमारे देश में बहुत कुछ बिक रहा है। मैं फ्री ही पढ़ाऊंगा, जो भी यूट्यूब की इनकम होगी उतनी मेरे लिए मुझको लगता है कि बहुत काफ़ी होगी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आप लोग मुझको सपोर्ट सपोर्ट कीजिएगा, ताकि एक अच्छा कदम उठा सकूं और यूट्यूब पे मैं तहलका मचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अपने आप में भी एक वादा कर चुका हूँ कि मैं सीख रहा हूँ और सीखूँगा, और तब तक सीखूँगा जब तक आप लोगों के लिए एक अच्छा भाई और एक अच्छा दोस्त न बन जाऊँ। मैं कोई टीचर नहीं बनूँगा दोस्तों, टीचर बनने में भलाई नहीं है। मैं देखिए टीचर बनना, टीचर आप लोग मानिएगा, लेकिन जो भी चीज़ें हैं मैं अपने आप को टीचर कभी नहीं कहूँगा। मैं एक शिक्षक के रूप में नहीं उभरना चाहता हूँ देश में। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दोस्त बनूँ, लोगों का डाउट क्लियर कर सकूँ अगर मेरे में क्षमता है तो। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए इतना ज्ञान अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैं कहीं न कहीं या तो पास हुआ हूँगा या तो फेल। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि जो फेल भी होता है वो भी अच्छा ज्ञान दे सकता है। तो मैं अब तक लगभग 8 से 9 परीक्षाएँ दे चुका हूँ। 8 से 9 परीक्षाओं में मुझको क्या हुआ है, यही यही शब्द सुनने को मिला है, यू आर फेल, ट्राई अगेन, इस तरह से करके। तो मैं अभी ये है कि जंग जारी है और आप लोग भी साथ देंगे तो एक दिन सरकारी नौकरी, क्या है यार, सरकारी नौकरी हम लोग पा जाएँगे, सीखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर पाएँगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ कर दिखाएँगे। अभी जो है वो सामने है, देखते हैं। देखिए प्रकाश की छायाएँ एवं परावर्तन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे। प्रकाश के आधार पर वस्तुएँ 2 प्रकार की होती हैं। वस्तुएँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? प्रकाश के आधार पर वस्तुएँ 2 प्रकार की होती हैं, याद रखना है। दीप्त वस्तु, जिसको हम लोग प्रदीप्त भी बोलते हैं, इसको ल्यूमिनस भी बोलते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसको हम लोग दीप्त या प्रदीप्त या ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल होता है सूर्य, सूर्य इसका एग्जाम्पल होता है। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस जो भी वस्तु होती हैं जो प्रकाश नहीं देती हैं, जैसे में चंद्रमा होता है। आगे देखेंगे पारदर्शी किसको बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी का मतलब जिसके हम लोग आर पार देख सकें। जैसे हम लोग देखते हैं एक पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन होता है, वो पूरी तरीके से मतलब हम लोग देख सकते हैं। चश्मा आप लोग देखे होंगे, चश्मा, चश्मा एकदम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट का। मतलब इसके आर आर पार नहीं देख पाएंगे तो यह आप इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं, यह अपारदर्शी होता है चश्मा। याद रखना है आप लोगों को, आप लोगों को याद रखना है। एक होता है अपारदर्शी, इसको हम लोग ओपैक बोलते हैं। ओपैक, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके आर पार न देखा जा सके। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, दीवार, दीवार एक हो गया। कोई भी कागज ले लीजिए, कागज ले लीजिए, कोई भी कागज नहीं, मोटा कागज, मोटा कागज यहाँ पे लिख लेते हैं, मोटा कागज। नहीं तो कुछ गधे लोग होते हैं
गधे लोग नहीं, गधे दोस्त होते हैं मेरे। जो मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँगा तो अभी बवाल हो गया था यूट्यूब पे कि 2 कौड़ी का बोल दिए हैं। कोई नहीं, अंजना ओम कश्यप जी हैं एक, उन्होंने 2 कौड़ी का बोल दिया था। तो ऐसा मैं नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है। कुछ गधे लोग होते हैं जो जिनको कुछ आता नहीं है, मतलब वो शुरू-शुरू में तो पढ़ने आएँगे, लेकिन उनको कुछ आता नहीं, समझेंगे नहीं बात को। तो समझिए, मोटा कागज़ जो होता है वो अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो एक दोस्त के नाते मैं आप लोगों को गधा बोल सकता हूँ, लेकिन एक टीचर के नाते गधा नहीं बोल सकता हूँ। तो आप मुझको दोस्त समझिएगा तो ठीक है। आगे देखेंगे पारदर्शी, पारभासी। पारभासी में क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है या अस्पष्ट, अस्पष्ट दिखाई देगा। मतलब दिखाई तो देगा लेकिन अस्पष्ट। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल अस्पष्ट का। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इस पेज पे अस्पष्ट जो होता है इसका कैसे आप लोग देख सकते हैं। एक आप लोग ले लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से, इस तरह से। अरे यार, इसको थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बना दिया। यहाँ से जो तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा कागज, तेल से भीगा कागज है। आप लोग लेकर देख सकते हैं, कोई साड़ी हुई, साड़ी जो होती है, साड़ी में ऐसे देखेंगे तो क्या होता है, आप एक क्या बोलते हैं, लड़कियों के लिए खासकर आप अपने दुपट्टे के बस दोहरा मत कीजिएगा, सिंगल ही देखिएगा। जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा होता है, दुपट्टा जो होता है उसको आप लोग बस सिंगल करके आँख के सामने रखेंगे तो यह कुछ ना कुछ पारभासी दिखाई देगा। थोड़ा सा दिखाई देगा, थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि हाँ दिख रहा है, फिर ऐसा दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी स्पष्ट। तो हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, सूची छिद्र कैमरा जो होता है, ए पिन होल कैमरा इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। यह सूर्य के प्रकाश को बिना चौंधियाए देखा जा सकता है इसकी सहायता से। मतलब यह सूरज है, तो हम लोग कभी आप लोग देखे होंगे कि सूरज पर जब हम लोग आँखों से, नंगी आँखों से देखते हैं तो अपनी आँखें चौंधिया जाती हैं। तो इसको बिना चौंधियाए देखने के लिए ए पिन होल कैमरा बनाया गया था। वो यह कुछ ऐसे कार्य करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ी लाइट का सोर्स है और यहाँ से हम लोग छोटी लाइट के मतलब अंदर से देखेंगे तो यह छोटा रूप में ऐसे ऐसे डायरेक्ट न दिख के यहाँ पे किनारे पर दिखेगा, नीचे दिखेगा। समझ रहे हैं। जो बहुत प्रकाश वाली वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने के लिए इसका एपिन होल कैमरा का यूज किया जाता है। दर्पण क्या होता है और लेंस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दर्पण जो होता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और लेंस जो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण में क्या होता है, छाया जो होती है प्रकाश के रास्ते में रुकावट के कारण बनती है, और लेंस में क्या होता है, प्रकाश सीधे रास्ते से चलता है। लेंस देखिए ऐसे होता है, ऐसे ऐसे क्या होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। यहाँ से ऐसे मान लीजिए आएगा प्रकाश इस तरह से, और इस तरह से मुड़ के निकल जाएगा। और इसमें क्या होता है, प्रकाश इस तरह से आएगा, लेकिन यह इसके आर पार नहीं जा पाएगा। इसके आर पार नहीं जा करके यह क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब ये किसी भी साइड मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, किसी भी साइड मुड़ जाएगा, इधर भी मुड़ जाएगा। उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुड़ जाएगा। तो इसके रुकावट के कारण ही याद रखिएगा कि प्रकाश के रुकावट के कारण ही ऐसा होता है। इसमें रुकता नहीं है, इसमें क्या होता है, प्रकाश जो है प्रकाश जो है थोड़ा सा इसको मिटा दें। प्रकाश ऐसे जो है सीधे रास्ते में चलता है, और इसमें क्या है, रुक रुक कर चलता है। याद रखना है इतनी बातें। विद्युत से हम लोग कुछ संबंधित सवाल मतलब जो भी थ्योरी है उसको देखेंगे, और इसमें हम लोग सबसे पहले सेल को देखेंगे। सेल जो होते हैं, कई सेलों के समूह को हम लोग बैटरी बोलते हैं। और सेल जो क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जो बैटरी होती है वो भी रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है कि यह विद्युत ऊर्जा में
विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। याद रखना है आप लोग। सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। याद रखना है प्राथमिक सेल बस एक बार यूज होगा और द्वितीयक सेल जो होता है कई बार यूज हो सकता है, कई बार यूज हो सकता है, कई बार यूज हो सकता है। याद रखना है द्वितीयक सेल कई बार यूज हो सकता है, प्राथमिक सेल बस एक ही बार यूज होगा, ओनली वन बार। तो एक बार यूज फिर फेंक दो उसको। आगे देखेंगे हम लोग बल्ब से संबंधित देखेंगे कि बल्ब क्या होता है। तो बल्ब के अंदर जो तार होता है जो जलता है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और ये फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो होता है लगभग 3000 सेल्सियस से ऊपर, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं याद है मुझको अभी, तो मैं आप लोगों को बता देना 3400 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, 3400 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो अगर किसी को आता होगा कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे देखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत में परिपथ में जो होता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेंगे तो प्रॉपर दिखेगा। यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पूरा दिख रहा है, ऐसा मुझको लगा है कि नहीं दिख रहा होगा, तो यह पूरा प्रॉपर दिख रहा है। तो विद्युत परिपथ में क्या होता है, विद्युत परिपथ कैसे काम करता है, तो विद्युत परिपथ में क्या होती है, धारा जो होती है, धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। देखिए धारा ऐसे चलेगी, ऐसे चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, उल्टा होते हैं, विपरीत दिशा में होती है विद्युत धारा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा कैसे चलती है उसको हम लोग पता करेंगे। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है। याद रखना है कभी भी कोई चीज़ें होती है, जो मान लीजिए कि यहाँ पर एक टंकी रखी है, यह 3 मंजिले 3 मंजिले एक बिल्डिंग पर रखी है, और यहाँ पे हम लोग नीचे इस तरह से एक पाइप लगा दिए हैं। तो पानी का जो बहाव होगा, पानी का बहाव जो होता है हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, लो की तरफ होता है। तो हमेशा हाई हाई से लो की तरफ होता है। तो उसी तरह से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो परिवहन होता है हमेशा हाई से लो वोल्टेज की तरफ होगा। याद रखना है इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होगा। देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, यदि आप लोगों को वीडियो में प्रॉपर दिख रहा होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बनाया हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो होती है इधर की है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर की है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो धारा किधर होगी, इधर इधर से आएगी, ऊपर से आएगी। मान लीजिए धारा ऊपर से आ रही है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा। याद रखना है। आगे देखेंगे कि यह हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। यह देखिएगा कि जो धारा होती है पॉजिटिव टू निगेटिव चलती है, धारा जो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ से देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलेगी। याद रखना है। आगे देखेंगे जल, जल से संबंधित कुछ सवाल होते हैं। आज हम लोग इस एनसीईआरटी की कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने रहिए। अब तक बने हैं तो अभी 10 मिनट 15 मिनट और बने रहेंगे, तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें हैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएंगी। और यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। बड़ा बड़ा दिखने का मतलब कि अच्छा दिखता है। वाटर से संबंधित क्या है कि हमारे शरीर में जो भी वाटर पाया जाता है वह 65% के करीब पाया जाता है। याद रखना है। जल का फार्मूला होता है H2O। और जल से संबंधित, जल में कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं, तो 2 और 1 का अनुपात होता है। याद रखना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर पूछ दे तो। वहीं पर भार का अनुपात अगर पूछता है तो इसका तो भार 2 होता है, लेकिन इसका भार होता है 16। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 1:8 आता है। ए वाला भी दोनों पूछता है, ए वाला भी पूछता है और ए वाला भी पूछता है। आगे देखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जो होते हैं, जो पानी होता है 2/3 भाग से जल से घिरा होता है, मतलब पानी से पृथ्वी घिरी हुई है। समुद्री जल खारा होता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो समुद्री जल होता है वह बहुत खारा होने के कारण ही इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। याद रखना है कि समुद्री जल जो होता है खारा होने के कारण हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग एस टी कोलरिच की एक बुक है, कोलारिच की एक बुक है, जिसमें उन्होंने, बुक का नाम है राइमा ऑफ द एंशियंट मेरिनर। यह बुक है
एंशियंट मेरिनर बुक में लिखा गया है कि हर घर जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हर घर जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। एक बात आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोग टेट सीटेट की भी तैयारी करते होंगे, टेट और सीटेट, सीटेट की, टेट सीटेट में ये पूरा भर भर के पूछ देता है कि हर घर जल ही जल, पीने को कोई बूंद नहीं, यह किस वैज्ञानिक की किताब में लिखा गया है? तो यह वैज्ञानिक का नाम है एस.टी. कोलरिज, एस.टी. कोलरिज। आगे देखेंगे कि महासागर का जल उपयोगी नहीं है, पर जल की आपूर्ति जरूर करता है। देखिए, मान लीजिए कि इतना बड़ा यह सागर है, यह इसका पानी पीने लायक नहीं है, इसका पानी पीने लायक नहीं है, पूरा मतलब खारा पानी है, खारा पानी है, याद रखिएगा, खारा पानी है या पीने लायक नहीं। लेकिन इसमें तो वाष्प के द्वारा ये उड़ेगा तो भी उड़कर वर्षा करवाएगा। और क्या, यही चीज बोल रहा है कि जल की आपूर्ति करवाने में यह बहुत सहायता करता है। यह वाष्प के द्वारा उड़ता है और उड़कर वर्षा करवाता है, जिससे क्या होता है कि जल का जो भी है संतुलन बना रहता है। महासागर से जल तालाब नदी में कैसे आता है? तो यह जल चक्र के कारण आता है। जल चक्र ऐसा चक्र होता है कि ऐसे एक तरफ से जल जाएगा, दूसरी तरफ से जल आ जाएगा। याद रखना है, जल कैसे विलुप्त होता है, जल कैसे विलुप्त नहीं होता है और विलुप्त हो जाता है, तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया द्वारा। कहीं आप देखेंगे छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी है, तो यह पानी वाष्प कुछ दिन में बनकर, 2 दिन 3 दिन में वाष्प बनकर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और यह जल वाष्प में बदल जाता है वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। तो यहाँ से पूरा यह जो भी गड्ढे होते हैं, पोखरी होती है, तालाब होते हैं, पूरी तरीके से सूख जाते हैं। तो कहते हैं लोग कि जल वाष्प हो गया, पूरी बहुत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ी। ज़्यादा गर्मी होने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है? जैसे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी जैसे बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। याद रखना है, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ें हैं। आप लोग यदि हल्के में लेंगे तो आप लोग का या परीक्षा में खटिया खड़ा बिस्तरा गोल कर देगी। आगे देखेंगे कि ठोस, जब हम लोग ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो यह द्रव में बदल जाता है, और जब हम लोग द्रव के तापमान को बढ़ाते हैं तो यह गैस में बदल जाता है। वहीं पर जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, द्रव क्या होता है, तापमान बढ़ने के कारण वाष्प में बदलकर गैस में बदल जाता है। वहीं पर जब हम लोग तापमान गिरता है, तापमान कम होता है, तो संघनन प्रक्रिया के द्वारा यही गैस फिर द्रव में बदल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसी संघनन की क्रिया द्वारा, एक सेकेंड यहाँ पे, इसी संघनन की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि वर्षा होती है। याद रखना है, वर्षा होती है, संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा होती है। याद रखना है कि गैसीय अवस्था में जो जल होते हैं, बादल में होते हैं, तो वह जब तापमान कम हो जाता है, तो जब तापमान कम होता है ऊपर जाने पर, तो वह एक बार द्रव बन जाते हैं और द्रव बनकर सीधे नीचे टपक जाता है। पौधों द्वारा जल की क्षति क्या कैसे होती है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा पौधा है और इसकी एक पत्ती है, तो यह सूर्य है, और क्या करेगा कि नीचे से जब पानी पत्ती तक पहुंचाएगा, तो यह पत्ती जो होती है, आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, सब बूंद के रूप में सुबह सुबह पौधों के किनारे किनारे देखेंगे तो गीला गीला चिपचिपा घिरा रहता है। तो यह कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है, वो पानी ही होता है, पानी ही होता है। या रात में वाष्पशील की क्रिया जो है, वाष्पन की जो क्रिया होती है कम रहती है, कम रहती है। यही चीज़ जो दिन में होता है, वाष्पन की क्रिया तेज होने के कारण वाष्प बन के उड़ जाता है, गिरता नहीं है, तो यही चीज़ होता है। तो वाष्प उत्सर्जन के कारण क्या होता है, पौधे भी जल की क्षति पहुंचाते हैं। अब देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 1 किलो गेहूं उत्पादन करने वाले जो पौधे होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, 500 लीटर पानी का वाष्पीकरण करते हैं। देख रहे हैं आप लोग, जैसे हम लोगों को 1 केजी गेहूं उत्पादन करना है, तो उसके लिए हम लोग गेहूं के पौधे लगाएंगे एक खेत में, और एक क्यारी, मान लीजिए कि यह क्यारी है और एक क्यारी है, इसमें 1 किलो गेहूं हो सकता है। इसमें जितने भी पौधे होंगे, सभी मिलकर एक बार में, मतलब ये सभी मिलकर जो भी 1 किलो गेहूं उत्पादन करने तक 500 लीटर तेल, मतलब तेल नहीं, पानी, 500 लीटर पानी का यूज कर चुके होंगे। देख रहे हैं, मतलब 1 किलो गेहूं उत्पादन करने के और हजारों कुंटल
हजारों कुंटल पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब के राज्य में हजारों कुंटल, लाखों कुंटल गेहूं उत्पादन होता है। तो सोचिए कि कितना पानी वो पौधे खत्म करते होंगे। सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, एक छोटी सी कैलकुलेशन करिए मेरे साथ आप लोग। यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा सवाल दूंगा और इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यदि 1 kg बराबर 500 की लीटर के है, तो यहीं पर हम लोग यहाँ पे अगर इतने जीरो बढ़ा दें, 1 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 लाख के लिए हम लोग 500 के बाद 1 लाख 5 जीरो बढ़ा देंगे, 5 जीरो बढ़ा देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 5 करोड़ लीटर अगर 1 लाख kg हम लोग को उत्पादन करना है, यानी 100 टन, 100 टन के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ लीटर हम लोग क्या करते हैं कि 100 टन गेहूं उत्पादन करने में 5 करोड़ के करीब लीटर के करीब हम लोग पानी खत्म कर देते हैं, मतलब ये पौधे पानी खत्म कर देते हैं। अब देखिए बादल कैसे बनते हैं, तो बादल संघनन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया। अब देखेंगे कि यह देखिए एक बर्फ है, यहाँ पे छोटे छोटे बर्फ के गोले हैं, बर्फ के टुकड़े हैं और ये टुकड़े गिलास में रखे हुए हैं। तो क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि जब गिलास में बर्फ के टुकड़े रख दिए जाते हैं तो ये छोटे छोटे यहाँ पे बूंद आ जाती है, पानी की बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि गिलास पूरी तरीके से बाहर से पहले साफ होती है और इसमें एक भी बूंद पानी नहीं होता है, तो बाहर कैसे आ जाता है, यह सोचने वाली बात है। तो यह संघनन होता है। यह संघनन प्रक्रिया द्वारा वायु के अंदर जो भी पानी होता है, वायु के अंदर जो भी पानी होता है वह वह बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि यही प्रक्रिया जो होती है बर्फ मतलब उसमें होती है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, ये प्रक्रिया देखिए, समुंदर से पानी ऊपर उठता है तो ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान कम होगा, याद रखिएगा, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान कम होगा। बर्फ वायु जो होता है बर्फ बनकर संघनन करेगी। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई बढ़ गई तो यहाँ पे क्या होगा, बर्फ बनेगा, फिर यहाँ पे बादल आपस में घर्षण करेंगे तो यह संघनित होकर वर्षा होने लगेगी। याद रखना है कि भारी जल की बूंदें वर्षा ओला कराती है, मतलब जो भी भारी बूंदें होती हैं, बड़ी बड़ी भारी भारी बूंदें होती हैं, भारी भारी बूंदें होती हैं, क्या कहलाती हैं, ओला ओला उत्पन्न करती हैं। वर्षा के बाद पुनः महासागरों में चली जाती है। क्या पानी देखिए, वर्षा क्या होता है, वर्षा के द्वारा जो भी पानी होता है नदियों से होता हुआ वह सीधे समुद्र में चला जाता है। याद रखना है, सीधे समुद्र में चला जाता है। आगे देखेंगे कि वर्षा के जल का संग्रहण कैसे कर रहे हैं। वर्षा के जल का संग्रहण कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वर्षा हुई, हम लोग एक छत, मान लिया हमारा एक छत है, इस छत से हम लोग एक पाइप लगाए और यह पाइप पूरी तरीके से पानी न फैल कर इधर पूरे मैदान में न फैल करके हम लोग एक एक कुआं एक तालाब जैसे बनाए, छोटा सा एक बना दिए, जिसमें कुछ गहराई होनी चाहिए। तो यह नाली द्वारा यहाँ पे आ गया, ये भी भर जाए तो हम लोग एक छोटा सा और नाली बना देंगे जिसमें यह भर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जल का संचरण कर सकते हैं, क्योंकि जब यह जल नीचे जाएगा मतलब रिस कर, तो यह जल जब रिस की जाएगा तो यही पानी हम लोग को भूमिगत जल के रूप में भूमिगत भूमिगत जल के रूप में भूमिगत जल के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा। याद रखना है, प्राप्त होगा, याद रखना है ऐसा तरीके। आगे देखेंगे कि वायु क्या करती है, कि वायु स्थान घेरती है, रंगहीन होती है, पारदर्शी होती है, ये सब याद रखना है। वायु की कुछ किलोमीटर मोटाई जो होती है ऊंची परत पर किलोमीटर, यहाँ पे मीटर होगा, मोटाई नहीं होगा, मीटर होगा, कि कुछ किलोमीटर ऊंची परत वायुमंडल कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी जैसे हमारी ये वाली पृथ्वी अर्थ है,
और इसकी जो भी कुछ भी मोटाई वाली ये सब वायु भरी हुई है। तो यहाँ से जो भी इसकी मोटाई होगी, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसका जो भी यह मोटाई होगा, यहाँ से पृथ्वी के बाद से यहाँ तक वायुमंडल का, तो इसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। पृथ्वी के बाद, पृथ्वी के ऊपर पर्वतारोही क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ क्या कौन सी गैस लेकर घूम मतलब ऊपर चढ़ता है, तो हीलियम गैस लेकर ऊपर चढ़ता है। याद रखना है कि वायु के मिश्रण में, वायु मिश्रण में क्या क्या, वायु मिश्रण में क्या होता है, जल वाष्प होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब देखते हैं कि जल वाष्प क्या होता है। जल वाष्प किससे प्राप्त होता है, तो पौधों के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, मोमबत्ती परीक्षण से हम लोग जान सकते हैं कि क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। मोमबत्ती परीक्षण के द्वारा जान सकते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने का काम करता है। क्या करता है, जलाने का काम करता है, जलाने में सहायक होता है। अब देखें नाइट्रोजन जो होता है, जलने से रोकता है। जलने से क्या करता है, रोकता है, जलने से रोकता है। याद रखना है। आगे देखेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो भी और अन्य गैसों के जो भी परसेंटेज होते हैं, वह कितने होते हैं और कैसे होते हैं, इसको हम लोग पता करेंगे। तो नाइट्रोजन का जो भी परसेंटेज होता है पूरे वायुमंडल में, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और 20% जो होता है, 20.9% जो होता है, वह क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है। 20.9% जो होता है ऑक्सीजन होता है। उसके बाद 0.03%, 0.03%, 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। फिर उसके बाद जल वाष्प होती है कुछ, और आर्गन गैस होती है। तो यह केवल आर्गन गैस अक्रिय गैस होती है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसी गैस होती है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, जो अक्रिय होती है। आगे देखेंगे हम लोग कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह बुलबुला उठता है। देखे होंगे आप लोग, सीधी सीधी बात है कि जब कोई भी पानी को गर्म किया जाता है तो यह बुलबुला उठता है। तो यह बुलबुला किस गैस का होता है, तो ऑक्सीजन गैस का होता है। ऑक्सीजन गैस का बुलबुला होता है। याद रखिएगा। इसी तरह से जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो जीव ग्रहण होते हैं, वह कहाँ से मृदा मतलब क्या करेंगे, जीव इसी से इसी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, इसे ही मैंने गलत पढ़ दिया यार, इसे ही थोड़ा समझने में दिक्कत हुई। इसे ही जो ऑक्सीजन हम लोग बुलबुला के रूप में निकालते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, ग्रहण करके ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन मृदा में भी पाई जाती है। याद रखना है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पाई जाती है, ऑक्सीजन मृदा में भी पाई जाती है। आगे देखेंगे कि वायुमंडल, वायुमंडल जो होता है ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन क्यों समाप्त नहीं होती है, क्योंकि पौधे लगातार इसका प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते रहते हैं। क्या करते हैं, बनाते बनाते रहते हैं। याद रखना है, बनाते रहते हैं। आगे देखेंगे गतिशील, गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। हाइड्रोजन जो होता है क्या करता है, जलाता है, जलता नहीं, जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन जो होता है जलाने में सहायक होती है। अब देखो हम लोग देखेंगे कचरा प्रबंधन। छोटा सा टॉपिक है, मुझको लग रहा है कि 38-40 मिनट हो चुके हैं। और यदि आप लोग अब तक बने हुए हैं तो थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। कक्षा 6 की एनसीईआरटी आज खत्म हो जाएगी और इसका थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, हम लोग मज़ा लेंगे और कुछ बातें करेंगे। कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन हम लोग देखेंगे कि भराव जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग लैंड फिल इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ पर कचरा फेंके जाते हैं। आगे देखेंगे कंपोस्ट, कंपोस्ट किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से सड़ जाते हैं या गल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। याद रखना है, कंपोस्ट बोलते हैं। मुझको लग रहा है कि पूरी तरीके से दिख रहा होगा। आगे देखेंगे कि नीला जो रंग होता है, जिसका अपघटन जिसे आप देखे होंगे कि जो भी कंपोस्ट फेंकने का जो भी सामान होता है, तो एक तरीके से इस तरह से एक डब्बा बनाया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बना देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक नीला होता है, एक नीला होता है
और एक हरा होता है। तो मैं दोनों ही बना देता हूँ। यहाँ पे एक हरा होता है। आप लोगों को मुझको लग रहा है कि दिख रहा होगा, एक नीला, एक नीला ड्रम, एक हरा ड्रम। नीला ड्रम की बात सुन के तो भैया बड़ा तबाही मची थी उस समय, जो जिस समय एक लड़की ने उसको नीले ड्रम में भरवा दिया था, अपने पति को। उसमें उस समय क्या हुआ था कि लड़के शादी करने से डर तो अभी भी है, माहौल अभी बरकरार है लड़कियों का। लड़कियां पहले से ही देवी शक्ति का रूप ले लेती हैं, दूसरों के लिए लेती हैं, लेकिन अपने पति के लिए नहीं लेंगी। धन्यवाद। आगे देखते हैं हम लोग। नीला ड्रम, नीला रंग का जो भी डब्बा होता है, उसमें उस अपघटक को हम लोग फेंकते हैं या डालते हैं जो आसानी से न सड़े गले, जैसे प्लास्टिक हुआ और बैटरी हुआ। आगे देखते हैं कि हरा रंग का जो भी ड्रम होता है या कचरा फेंकने वाली जो भी डब्बा होता है, उसमें क्या हम लोग डालते हैं कि आज जो आसानी से सड़ जाए और गल जाए। तो यहाँ पे आसानी से सड़ने वाला, आसानी से सड़ने वाला, सड़ने वाला चाहिए। और यहाँ पे आसानी से न सड़ने वाला, न सड़ने वाला, न सड़ने वाला, याद रखेंगे। अब देखें हरे वाले में कौन चीज़ फेंकेंगे हम लोग, हरी सब्जियां फेंक देंगे, हरी सब्जियों के छिलके फेंक देंगे, कागज़ फेंक सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्मी कंपोस्ट जो होता है केंचुए से प्राप्त होता है, और केंचुआ जो होता है, केंचुए को हम लोग किसानों का मित्र बोलते हैं, किसानों का मित्र बोलते हैं, क्योंकि यह किसानों का मित्र बोलते हैं क्योंकि यह क्या काम करता है, उपजाऊ बनाता है, जमीन को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाने का कार्य करता है, उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। तो मुझको लग रहा है कि आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो कि मैंने रेलवे के लिए आप लोगों को बताई है, और यह आज समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, याद रखिएगा, समाप्त हो गई। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 क्लास 7 की एनसीईआरटी। तो आप लोग आइएगा और अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा, ताकि एक अच्छा माहौल बन सके और मैं आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे सकूं। तो और एक चीज़ और है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जो भी हो करते रहिए, दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग अगर यदि मुझसे समझ के पढ़ते हैं तो थोड़ी सी तेज़ी से पढ़ाऊँगा और जो भी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और 1-2 क्वेश्चन नहीं, लगभग हम लोग रोज़ एक वीडियो में 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन इस तरह से उठाएंगे, एक टारगेट लेंगे और 100-50 क्वेश्चन रोज रोज करते जाएंगे। जिससे एक दिन क्या होगा कि जैसे हम लोग अगर 100 क्वेश्चन हम लोग 100 दिन कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग रोज़ सुबह शाम गोली की तरह ले रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैंने अगर 50 क्वेश्चन सुबह शाम करवाए, तो 50 सुबह शाम का 2 गुना, और 100 दिन इसको भी करवा दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना क्वेश्चन हो जाएगा। 10,000 क्वेश्चन बहुत होता है साइंस के लिए, तो साइंस पूरी तरीके से निपट जाएगी। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होगा, ग्रुप डी और टेक्नीशियन, ग्रुप डी और टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, एनटीपीसी, इन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।